हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई 2023 में आए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मैकेनिक्स से रिलेटेड है और यह क्वेश्चन जो है 1 फरवरी 2023 को सेकेंड बैच में आए थे, सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट 1 and planet 2 is x, while the ratio of radii of the planets is y. The ratio of respective escape velocity on the surface of planet 1 and planet 2 is equal to, ये चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें से हमें बताना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दो प्लानेट है, ये मान लेते हैं प्लानेट 1 है और ये प्लानेट 2 है, और इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 है और इस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g2 है, और इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रेशियो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों प्लैनेट का, वह है x है, यानी g1 डिवाइडेड बाई g2 का ये हो जाएगा x। और उसी तरह दोनों प्लैनेट का जो रेडियस है उसका रेशियो y है, तो यानी r1 डिवाइडेड बाई r2 इक्वल टू y होगा। तो हमें एस्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, दोनों प्लैनेट पर जो एस्केप वेलोसिटी होगा उसका रेशियो निकालना है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी किसी प्लैनेट से हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करें, तो अगर वह जो जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे वह अगर उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, यानी वापस वह उस प्लैनेट पर लौट कर नहीं आता है, तो जिस मिनिमम वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे वही एस्केप वेलोसिटी होगा। तो एस्केप वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है VE, यानी वेलोसिटी और E सब्सक्रिप्ट है एस्केप के लिए। तो एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू होता है √2gr। यहाँ पर g है उस प्लैनेट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू है, और r है उसका रेडियस। तो हमें अगर v1 इस प्लैनेट पर जो एक एस्केप वेलोसिटी है, मान लेते हैं v1e है, और इस प्लैनेट का जो एस्केप वेलोसिटी है v2e है, तो दोनों का अगर रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा √2g1 r1 डिवाइडेड बाई √2g2 r2। तो यहाँ पर देखिए √2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा g1 r1 डिवाइडेड बाई g2 r2। तो अब हम इसका जो रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा v1e डिवाइडेड बाई v2e हो जाएगा। देखिए g1 स्क्वायर रूट के अंदर है g1 डिवाइडेड बाई g2, g1 डिवाइडेड बाई g2 का वैल्यू क्या है? y है, तो इसके जगह हो जाएगा y हो जाएगा, और r1 डिवाइडेड बाई r2 का वैल्यू है y, g1 और g1 डिवाइडेड बाई g2 का वैल्यू है x, और r1 डिवाइडेड बाई r2 का वैल्यू है y। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स वाई, यानी दोनों का जो एस्केप वेलोसिटी का, दोनों प्लैनेट पर जो एस्केप वेलोसिटी है उसका रेशियो हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स वाई। तो इसमें जो ऑप्शन है 3C वह आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ए यूनिफॉर्म रड ऑफ मास 10 kg एंड लेंथ 6 मीटर इज हैंग्ड फ्रॉम द सीलिंग एज शोन। गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रड इज 3 millimeter square and Young's modulus is 2 multiply 11 power raised to 10 Newton per meter square. Find extension in the rod's length। तो यह हमें एक रड दिया गया है जो सीलिंग से नीचे लटक रहा है, तो इसका ये मास हमें दिया गया है और इसका लेंथ दिया गया है, और एक क्रॉस सेक्शन का एरिया भी दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो जो यंग मॉडुलस होता है y इक्वल टू, एक क्वेश्चन में दिया गया है, यह भी दिया गया है, और तो जो चेंज इन लेंथ होता है वह इक्वल टू होता है mgl डिवाइडेड बाई 2ay। तो यहाँ पर m मास हो गया उसका, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और l है लेंथ, और a है क्रॉस सेक्शन एरिया, और y है यंग मॉडुलस। तो हमें चेंज इन लेंथ ही निकालना है, तो हम इस फार्मूला में ये सभी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा, मास हमें 10 kg दिया गया है, g 10 ले लेते हैं, और
एल जो लेंथ दिया गया है वो 6 मीटर है, और 2 हो गया, और एरिया है 3 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻⁻�6 हो जाएगा। और यंग मॉडुलस दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 11⁻10, तो ये हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। तो यानी चेंज इन लेंथ हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए ट्रेन मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक ट्रेन है जो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है। अप्लाइज ब्रेक टू स्टॉप एट द इनकमिंग स्टेशन विच इज 500 मीटर अहेड, और वह 500 मीटर आगे स्टेशन है, तो वहां पर रुकने के लिए वह ब्रेक को अप्लाई करता है। इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड आफ्टर मूविंग 250 मीटर, देन हाउ मच बियॉन्ड द स्टेशन ट्रेन वुड स्टॉप। तो अगर 500 मीटर पहले वह ब्रेक अप्लाई करता है स्टेशन पर रुकने के लिए, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर ब्रेक को 250 मीटर आगे जाने के बाद ब्रेक अप्लाई करता है, तो जो ट्रेन है वह स्टेशन से कितना आगे जाकर रुकेगी। तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ट्रेन है, अगर यहाँ पर जैसे ही ट्रेन आती है तो ब्रेक को अप्लाई करते हैं, तो 500 मीटर जाने के बाद यह रुक जाती है। यहाँ पर मान लेते हैं स्टेशन है, तो 500 मीटर जाने के बाद वह रुक जाती है। आफ्टर अप्लाई ब्रेक्स ट्रेन नीड्स 500 मीटर टू स्टॉप। तो जो ब्रेक के कारण जो डी एक्सेलरेशन होता है, तो डी एक्सेलरेशन के कारण वो ट्रेन रुक जाती है, तो यह 500 मीटर डिस्टेंस कवर करके रुकती है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि अगर 250 मीटर और आगे जाने के बाद अगर ब्रेक अप्लाई किया, यानी यहाँ से यहाँ 250 मीटर है, तो यहाँ पर जैसे ही ट्रेन पहुँचती है तो ब्रेक को अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो स्टेशन से कितना आगे दूर जाकर ट्रेन रुकेगी। तो यहाँ पर अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो 500 मीटर के बाद ही जाकर ट्रेन रुकेगी। तो यहाँ से यहाँ या 500 मीटर हो गया, तो स्टेशन से कितना आगे डिस्टेंस कवर करके रुकेगी। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 205 मीटर हो जाएगा। तो ये आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स F as shown if m equal to 10 kg and coefficient of friction is 0.25, find minimum force F so the block slides। ये ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाया जा रहा है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है 30 डिग्री है। तो और जो फ्रिक्शन है, ये अगर इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के दो कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा एफ साइन थीटा। और इस फोर्स के कारण हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक को मूव करने के लिए। तो देखिए जिस सरफेस पर रखा गया है वह सरफेस और ब्लॉक के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, हमें 0.25 दिया गया है। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वह जिस डायरेक्शन को में कोई बॉडी मूव कर रही है या मूव करने की कोशिश करती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एन। म्यू हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन हो गया नॉर्मल फोर्स। तो अब हमें देखिए इक्वेशन को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पर, ये ब्लॉक पर। तो एक तो एफ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है एफ साइन थीटा ये है, और दूसरा है नॉर्मल फोर्स एन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एम जी, बॉडी का जो मास है एम, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है एफ कॉस थीटा राइट साइड में, और इसके अपोजिट में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में
बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो ये दोनों अपर डायरेक्शन का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को फोर्स को बैलेंस कर देगा, ताकि वो नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में जो एफ का कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री, एफ कॉस 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री यहाँ दिया गया है एंगल, तो एफ कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा म्यू एन। और जैसे ही ये एफ कॉस 30 डिग्री म्यू एन से जैसे ही इंक्रीज करेगा, वैसे ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। तो यानी मिनिमम हमें कितना फोर्स चाहिए वो निकालना है। तो अब हम इसका वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखते हैं एफ साइन 30 डिग्री का 1/2 प्लस एन इक्वल टू एम जी 10 इंटू 10 100, और f/2 हो गया f/2 प्लस एन इक्वल टू 100। अभी इसको भी सॉल्व करते हैं, तो √3/2 एफ इक्वल टू म्यू हमें दिया गया है 0.25 और एन, तो ये हो गया 1/4 एन। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके एफ निकालते हैं, तो एफ का वैल्यू आ जाता है 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 न्यूटन। तो ये जो ऑप्शन फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सॉरी सी वाला ऑप्शन है, सॉरी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है ये सही है, 200 डिवाइडेड बाई 4 रूट 3 प्लस 1। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फॉर यूनिफॉर्म डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज 4r²/4 where m is the mass and r is radius of disk. Find the moment of inertia about tangent parallel to diameter. तो ये डिस्क है और डिस्क का रेडियस r मान लेते हैं, और ये जो ये डायमीटर है, तो डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है mr²/4, तो हमें एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है जो डिस्क है, डिस्क पर एक टेंजेंट लाइन है जो डायमीटर के पैरेलल है, उसके अलोंग हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए डायमीटर और ये जो टेंजेंट है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करके हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, अगर हमें किसी एक लाइन के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो उसके पैरेलल लाइन के अलोंग हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके अलोंग इस लाइन के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें ऐड कर देंगे एम, यानी जो बॉडी है उसका मास, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो मानते हैं कि ये टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है, तो ये हो जाएगा डायमीटर के अलोंग जो, इसलिए डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/4 प्लस mr², इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो और मास m है, तो mr² हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 mr², तो इसमें ऑप्शन है बी 5/4 mr²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और लेंथ के बीच का जो इक्वेशन होता है ये होता है t = 2π²√L/g। तो अब हम t² निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4π² L / g। तो यहाँ पर देखिए t² प्रोपोर्शनल है L के, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो अगर हम t² और L के बीच का जो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के t², तो कैसा ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा और या ओरिजिन से क्रॉस करेगा, तो ये ऑप्शन होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो ये मान लेते कि यहाँ से ग्राउंड से एक बॉल को थ्रो किया गया, जिसका इनिशियल वेलोसिटी v है, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से थ्रो किया गया। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वेलोसिटी का क्या होगा,
भी कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में भी कॉस थीटा होगा और इस डायरेक्शन में भी साइन थीटा। जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस बॉडी पर जो जिस बॉडी को थ्रो किया जाएगा उस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर हमें इसका वेलोसिटी निकालना है अपर डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी मतलब v डैश है अपर डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा u प्लस at होता है वेलोसिटी, तो v डैश हो जाएगा u अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v साइन थीटा माइनस यहाँ पर एक ही जगह g लेंगे और यहाँ पर सिंबल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपर डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे, तो माइनस जी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि देखिए वेलोसिटी है या वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रहा है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक कांस्टेंट है, भी कॉस थीटा एक कांस्टेंट है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वह चेंज नहीं होगा, यह भी कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वह चेंज होते जा रहा है, टाइम के साथ देखिए चेंज हो रहा है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। मान लेते हैं यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पर जब बॉडी पहुंचता है तो हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है वह जीरो होता है, लेकिन उस वहां पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कॉस थीटा यहाँ पर रहेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो भी तो है, भी का वैल्यू है कुछ तो वैल्यू है, तो वहां पर यह काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा। और सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज हाईएस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वह कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट क्या होगा उसका, मान लेते हैं कैपिटल H होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh होगा, हाइट के अनुसार जितना हाइट अधिक होगा पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगा, तो मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी भी अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, तो बी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सी देखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का इंक्रीज कर रहा है ना, ये तो कांस्टेंट है भी कॉस थीटा ही सेम है, किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो भी कॉस थीटा सेम रहेगा, भले वर्टिकल वेलोसिटी चेंज कर रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, वर्टिकल ये भी गलत है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है वह चेंज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ ए फोर्स एफ applied on an object moving along y axis varies with y coordinate as f equal to 3 plus 2y square। किसी बॉडी पर फोर्स एफ अप्लाई किया जाता है और वह बॉडी है वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, और जो फोर्स का वैल्यू है वो इक्वल है 3 प्लस वाई स्क्वायर, यानी यह वाई कोऑर्डिनेट के साथ फोर्स चेंज कर रहा है। द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम वाई इक्वल टू 2 मीटर टू वाई इक्वल टू 5 मीटर इज, तो हमें फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्स वेरिएबल है, तो अगर वेरिएबल फोर्स रहेगा तो हमें वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और फोर्स होता है सॉरी वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर फोर्स एक कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, तो हम इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पर जो लिमिट ले लेंगे मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू पुटअप करते हैं, 3 प्लस 2y स्क्वायर है और dy हो गया, और लिमिट मैक्सिमम लिमिट 5 है और लोअर लिमिट 3 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो 3y हो जाएगा, और प्लस इसको 2y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो 2/3 वाई क्यू हो जाएगा, और हम लिमिट पुटअप कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5, अपर लिमिट 5 है तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो गया, और 2/3 वाई क्यू इसका अपर लिमिट 5 है तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 2 है तो माइनस कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा
-16/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 234/3, तो ये हो जाएगा 87 जूल। यानी जो वर्क डन होगा वह उसका वैल्यू होगा 87 जूल। आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर